गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? सर एक बार क्यों हुआ था? नहीं नहीं, उसके पहले ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए थे ना? एनीवन? So we already completed. Just 1 minute, I just check it. सर बिल वाला क्वेश्चन दिए थे अच्छा हाँ, ठीक ठीक। और वो सर नहीं बना। तो बना लिए हैं, बिल वाला क्वेश्चन बना लिए हैं। सर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लिए थे ना? यस सर। तो इसमें एक प्रॉब्लम दिए थे उसका। जस्ट सी हियर, हियर वी यूज इफ एल्स इफ चेन। ठीक है ना? जैसे आपका एल्सिफ लेडार सी में यूज करते हैं, आप सी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सी में एल्सिफ लेडार यूज करते हैं, नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एल्सिफ लेडार एज ए इफ एल्स इफ। तो थोड़ा सा यहाँ डिसिमिलरिटीज है। इफ स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। सिंपल इफ अगर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी उसका सिंपल इफ ही होगा। एंड वी हैव टू चेक बोथ कंडीशंस इंडिविजुअली। अगर किसी एक कंडीशन का दो अल्टरनेटिव है, देन यू हैव टू चेक बोथ कंडीशन बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। Second, there is an option to check out two alternatives for the particular condition by using if else statement. तो अगर हमारा किसी कंडीशन का दो अल्टरनेटिव है, तो दो अल्टरनेटिव को हम इफ एल्स से यूज कर सकते हैं, बट वी हैव नो प्रोविजन टू यू चेक आउट मोर देन वन कंडीशन। एक से अधिक कंडीशन को हम इफ एल्स स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। नाउ द थर्ड चैनल वी हैव इफ एल्स इफ चेन, or you can say ladar if else if ladar statement. तो here what is the particular option we have? यहाँ पर कुछ लिखने का तरीका चेंज होगा, and we just see that one. So I already have that program. Just see here. See, this is the example program जो आपको बोले थे लिखने के लिए। ठीक है ना? तो एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग in Go, first of all package main, then the import FMT package, because we are not going to use any additional package in this particular program. So FMT is imported. After that we write the main function with preceded with the func keyword, and here we just take uh, some variable like unit, bill, and data type for this variable is float 64, because आपका bill फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकता है, एग्जैक्ट आपका इंटीजर वैल्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यूनिट कंजम्पशंस आपका इंटीजर हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, ये हम लोग का क्वेश्चन है, यही है ना क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन है कि यूनिट कंजम्पशन इज इनपुटेड थ्रू द कीबोर्ड बाय द यूजर। ऐसा भी प्रोविजन हम बोले थे कि आप प्रेजेंट और पास्ट रीडिंग भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वेन एवर यू आर यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट रीडिंग, देन यू हैव टू टेक डिफरेंस टू फाइंड आउट द यूनिट कंजम्पशन। तो टोटल यूनिट कंजम्पशन निकालने के लिए प्रेजेंट जो आपका रीडिंग है उससे पास्ट रीडिंग को घटा देना होगा। तो प्रेजेंट रीडिंग माइनस पास्ट रीडिंग, यू विल गेट द टोटल यूनिट कंजम्पशन इन द पर्टिकुलर मंथ। बट हियर वी आर टेकिंग डायरेक्टली द यूनिट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। तो इंटर यूनिट कंजम्पशन में यूनिट इज द वेरिएबल। यूनिट के थ्रू हम लोग एज लाइक सी लैंग्वेज, जैसे सी में इनपुट लेते हैं, वी यूज scanf here now. Last time when we take the input we use scan. So I already discussed that what is the difference between scan and scanf.
सर स्कैनफ एक्सपोर्टेड फंक्शन है। स्कैन और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है बताए थे? देखिए, अगर स्कैनएफ यूज कर रहे हैं तो स्कैनएफ में यू हैव टू फॉलो इट इंटायर सिंटेक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में जो स्कैनएफ में लिखते हैं, तो दूसरा मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ ले सकते हैं। स्कैनएफ में मल्टीपल वैल्यू लेना होगा तो यहाँ कन्वर्सन स्पेसिफायर आप लेकर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। स्कैन या स्कैन एलएन का क्या मतलब है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्सन स्पेसिफायर, यू डायरेक्टली एलोकेट द एड्रेस फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल। एंड अगर एक से अधिक वेरिएबल लेना है तो इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, तो कॉमा से सेपरेट होगा। स्कैनएफ लेंगे तो जस्ट लाइक अ प्रिंटफ, स्कैनएफ में वी हैव टू यूज प्रॉपर कोड रिटर्न इक्विवेलेंट टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कन्वर्सन स्पेसिफायर भी मेंशन करना पड़ेगा, एड्रेस भी देना पड़ेगा। एक से अधिक अगर वेरिएबल होगा दैट शुड बी अगेन सेपरेटेड बाय कॉमा, और ईच वेरिएबल का जो भी कन्वर्सन स्पेसिफायर है उसको मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट, यस सर। हाँ, आफ्टर दैट वी जस्ट स्टार्ट टू चेक द कंडीशन। अब यहाँ क्या है कि जो आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो योर कंडीशन इज इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, बट हियर वी आर नॉट टेकिंग एनी पैरेंथेसिस टू स्टेट द पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन को आप फ्री डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या था कि यहाँ कंडीशन था कि अप टू 100 यूनिट 50 रुपीज फिक्स चार्ज, नेक्स्ट 50 यूनिट 50 प्लस 3 रुपीज पर यूनिट, एक्सीडेड जो आपका एक्सीडेड जो वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो 100 तक तो 50, यानी कि बिल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिल इज द पर्टिकुलर वेरिएबल इन विच वी आर सेटिंग द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल, यानी बिल कितने अमाउंट का पे करना है उसको हम बिल में स्टोर कर रहे हैं। तो यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 होगा तो 50 रुपीज फिक्स है, तो बिल इज इक्वल टू 50। अदरवाइज यहाँ पर एलसीफ लेडर चेन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 101 से 150, 101 से 150 के बीच में अगर देखा जाए तो 100 के बाद नेक्स्ट 50 आपका यूनिट जो है उस पर 3 रुपीज पर यूनिट लग रहा है। तो अगर हम इसको चेक करें कि यूनिट अगर लेस देन और इक्वल टू 150, अब देखिए यहाँ पर एलसीफ जो यूज करते हैं, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द इफ इमीडिएटली प्लेस एल्स, ठीक है ना। तो इट इज ओनली फॉर एलसीफ चेन और नेस्टेड इफ, ठीक है ना। एलसीफ चेन या नेस्टेड इफ में ये चीज अप्लाइड होगा। अगर हम यहाँ लाइन चेंज कर देंगे तो देयर इज एन एरर, ठीक है ना। इफ यू चेंज द लाइन देन देयर इज एन एरर, वी जस्ट चेक आउट आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, यूनिट लेस देन और इक्वल टू 150। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं आप? एनीवन? यूनिट और 150 के बीच में इस ऑपरेटर को कैसे रीड करते हैं? एनीवन? लेस और इक्वल टू सर। लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू के बीच में एनी कंजंक्शन? ओनली लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू? लेस देन एंड इक्वल टू। एंड इक्वल टू सर। लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू? एंड सर। And sir. नो एंड, And. लेस देन और इक्वल टू, सर नॉट एंड। बिकॉज अगर एंड करेंगे तो लॉजिकली आप, लॉजिकल एंड क्या है, ये दोनों कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा अगर लेस देन एंड इक्वल टू बोलेंगे तो सर इसको दोनों हमेशा रीड करेंगे लेस देन और इक्वल टू, और अगर- बहुत बार बोल देते हैं लेस देन इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज इनकम्प्लीट डिफिनेशन फॉर दैट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इसको पढ़ना है लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज 150 के बराबर भी और उससे कम भी दोनों चेक करेगा, ये करेगा ना। यस यस सर। सर। दोनों अगर एंड बोलेंगे तो दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये Yes, sir. दोनों को चेक करेगा ना, तब तो केवल अगर 150 हो या लेस देन हो दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए अगर एंड कर देंगे तो, ठीक है ना। या दोनों होना चाहिए, तो दोनों एक साथ होगा
150 के पहले का वैल्यू और 150, यानी 150 ही केवल ना होगा, या तो लेस देन होगा या बराबर होगा। यस दोनों तो वैल्यू एक साथ नहीं होगा, जिसको चेक करना। मान लेते हैं 100, अगर हमारा 148 हुआ, तो अगर यहाँ एंड अगर ये होता तो एंड के केस में क्या होता, 148 तो आपका काम कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इक्वल टू भी होना चाहिए। तो इक्वल टू काम कर रहा है, नो सर। तो एट ए टाइम आपका कोई एक ही हो रहा है। तो ये कभी कब होता है, जब लॉजिकल और हम जो यूज करते हैं, तो उसको बोलना भी उसी तरह से है, लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज बोथ वैल्यू इज कंसिडर्ड व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर, लेस देन एज वेल एज इक्वल टू। तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमारा ये ऑपरेटर काम कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा। तो अब दूसरा जो कंडीशन है वो 100 के ऊपर, यानी कि अप टू 150। तो 100 के ऊपर कितना यूनिट हुआ, 50 यूनिट हुआ ना। तो 100 तक 50 फिक्स है, तो आपका आधा लॉजिक तो यहाँ दिया गया था, इसी को केवल आपको मेंशन कर लेना था। तो ये 50 100 तक के लिए है, तो 150 तक या 150 के पहले कितना है, ये कैसे हमको पता चलेगा। पहला जो 100 है उसमें जो यूनिट कंजम्पशन है घटाएंगे तो निकल जाएगा ना। बता नहीं रहे एनीवन। अगर हमको 140 यूनिट उठा मेरा बिजली बिल, तो 140 में 100 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना 100 से ऊपर कितना Yes, sir. था। यस हाँ, Yes, तो sir. 50 प्लस Yes, 40, sir. और 40 यूनिट जो है उस पर 3 रुपया प्रति यूनिट। नेक्स्ट 200 पर आपका जो है, यानी 150 के बाद जो नेक्स्ट 50 है उस पर 200 फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि पहला तो 50 फिक्स है और उसका नेक्स्ट 50 पर 3 रुपीज पर यूनिट, दैट इज 150। तो 150 प्लस 50 200 फिक्स हो गया। तो 150 यूनिट से जैसे ही यूपर कोई का बिल उठा, तो 150 के बाद 151 से 200, नेक्स्ट 50 यूनिट पर आपका 200 फिक्स हो गया। और नेक्स्ट 50 यूनिट जो कंजम्पशन हुआ उस पर कितना, 4 रुपीज पर यूनिट लग रहा है ना। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग किए। अब यहाँ देखिए सी में जो आप एलसीफ यूज किए होंगे, वहां पर लास्ट नंबर ऑफ इफ और नंबर ऑफ एल्स सेम होता था, सेम होता था ना। यहाँ पर क्या है, Yes, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों केस है। आप लास्ट वाले में भी कंडीशन डाल सकते हैं, यानी लास्ट वाले में जो कंडीशन है उसको भी अगर लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। लास्ट वाले में कंडीशन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 250 अगर है तो हमको लास्ट वाले में कंडीशन क्या चेक करना होगा, ग्रेटर देन 250। तो अगर ग्रेटर देन 250 हो तब बिल आपका कैलकुलेट होगा इस बेसिस पर। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप मेंशन कर भी सकते हैं और डायरेक्टली एल्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही केस में आपका ये काम करेगा। नाउ सी टोटल यूनिट कंजम्पशन इज, अब ये सिंपली हम लोग जैसे सी में लिखते थे, कन्वर्शन पर फॉर्मेटिंग कर दिया गया है, यूनिट को प्रिंट किया गया है, और बिल कितना लगा तो बिल को भी फ्लोटिंग है तो उसको भी प्रिंट किया गया है। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, उसी अब यहाँ पर इंटर यूनिट कंजम्पशन फर्स्ट आप चेक करिए कि अगर कोई 100 से कम देता है, यानी कि सपोज करो 56 यूनिट, तो अप टू 100 तो ये फिक्स है, 50 रुपीज फिक्स हो गया। इज इट ओके? यस सर। यस नाउ वन बाय वन वी चेक। नेक्स्ट वी चेक कि अगर 100 से ज्यादा है, तो 100 से अगर ज्यादा है तब उस केस में अगर हम टोटल यूनिट कंजम्पशन 140 देते हैं, ठीक है, तो 140 देते हैं, इसका मतलब कितना प्रिंट करना चाहिए, 40 यूनिट। नेक्स्ट जो 40 यूनिट है उस पर आपका 3 रुपीज पर यूनिट और 50 रुपीज फिक्स है।
तो ये 140 माइनस 100 होगा तो 40 यूनिट निकल गया, और 50 रुपीज फिक्स है, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा? 120 सर। 170 हो जाएगा टोटल। 120 प्लस 50 यस सर। दैट इज 170। अब यहाँ पर 2 प्लेस तक लिमिट किया हुआ है 6.2, इसलिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक दिख रहा है। नाउ वी चेक फॉर ग्रेटर देन 200 यानी ग्रेटर देन 150। तो 150 से अधिक होगा तो ये 200, ये तीसरा कंडीशन में आएगा। तो सपोज अगर हमारा यूनिट है 160, तो 160 है, इसका मतलब 160 आपका यूनिट है, तो 200 या उससे कम अगर है, 150 से ज्यादा है, तो 200 तो फिक्स हो गया, और 160 माइनस 150 करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना यूनिट हुआ? 10 यूनिट। Yes, sir. 10 गुना 4 कितना हुआ? 40। 40. तो 200 प्लस 40 कितना हुआ? 240। 40. तो 240 यूनिट। इज इट ओके? Yes, sir. नाउ वी विल चेक द 250। अगर 200 से ज्यादा हुआ, तो 200 से ज्यादा हुआ, मान लेते हैं कि 240 या 220 कर देते हैं, 20 यूनिट ज्यादा है। तो 20 यूनिट ज्यादा है तो यहाँ आपका ये 400 तो फिक्स हो गया है। अब 220 माइनस 200 कितना यूनिट एक्स्ट्रा हुआ? 20. तो 20 इंटू 5 100। Yes, sir. 100 और प्लस 400 कितना हो गया? 500। Yes, sir. 520. 500 दे रहा है। नाउ Yes, sir. अगर हमारा 250 से भी ज्यादा यूनिट कंजम्पशन है, तो उस केस में 250 से ज्यादा, सपोज करो 270 यूनिट है, तो अपने 250, हाँ ठीक है, 250 से ज्यादा अगर होता है तो ये लास्ट वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला कंडीशन में है कि 650 तो फिक्स हो गया, इसलिए कि 250 यूनिट तो आपने कंज्यूम किया है, एक्स्ट्रा कितना किया? 250, ये 270 माइनस 250 कितना हो गया? 20। तो 20 इंटू 6 120। तो 120 और प्लस 640 कितना हो गया? 770। Yes, sir. 770। नाउ यहाँ पर एक और प्रोविजन क्या है, यहाँ पर आप ये कंडीशन नहीं भी ले सकते हैं, जैसे सी में करते थे वैसे भी आप यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो लास्ट आपका इफ है, एल्स है, उस एल्स के बाद इफ नहीं भी लेंगे, तो जैसे सी में नंबर ऑफ इफ और नंबर ऑफ एल्स आपका सेम होता था, स्टेटमेंट एक ज्यादा होता था, जितना आपका इफ और एल्स है उससे एक ज्यादा स्टेटमेंट, तो बिल एक स्टेटमेंट 2 3 4, और लास्ट वाला बिल जो है वो 5वां नंबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ इफ और टोटल नंबर ऑफ एल्स सेम, and the statement will one more than the number of if as well as else statement. So it will also work in Go programming without any conditions. Okay, so without any conditions also this get executed, it will work. ठीक है ना? तो else if भी आप ले सकते हैं, यानी लास्ट वाले else के साथ भी if कंडीशन जोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर 200, अब लास्ट वाले को ही चेक कर लेते हैं, 270 डालते हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी हम लोग इफ नहीं लिए हैं तब भी सेम रिजल्ट इज अकर। यस सर। तो दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू नोटिस, ये नोटिस करना है आपको कि इफ यू आर यूजिंग एल्स इफ चेन, देन आइदर यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट with the last else statement, or you can avoid to use the last condition and place the statement followed by the else statement. तो else statement followed by जो आपका जो statement होगा, it will get executed whenever the all condition is false. तो सारा condition अगर false होगा तो last वाला else followed statement आपका execute हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो अब ये चीज, इसी चीज को आपको करना था, तो ये चीज आपने सी में भी किया होगा, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बट समय नहीं मिल पाया होगा इसलिए। नाउ नेस्टेड इफ को भी आपने सी में यूज किया होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो नेस्टेड इफ सी में क्या करते हैं, अगर इफ के अंदर एक इफ है, तो वी कैन यूज एल्स विद द इनर इफ स्टेटमेंट,
और वी कैन ऑल्सो यूज एल्स विथ आउटर इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आप एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर इनर और आउटर के केस में, जैसे सपोज इफ कंडीशन इज ट्रू देन द नेक्स्ट इफ कंडीशन, यानी कर्सर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां जाएगा कर्सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि एल्स इज द पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट है सेकंड, यानी इनर इफ स्टेटमेंट है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 गेट एग्जीक्यूटेड। इज इट ओके? Yes, sir. If Yes, the sir. condition is true, then the second, यानी कि internal if Inner condition if. will be checked, and if it is true, then statement 1 get executed. Otherwise, else followed statement 2 get executed. ठीक है? So we can design the nesting. We can implement the nested of if statement in the same manner as like in C language. Now एक point और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना था ये कि अगर आप यहाँ पर else को डिसलोकेट करेंगे, then there is syntax error. So you have to place immediately else after closing of the if statement. Just see, whenever you change that position, then there is an error. Unexpected else. Are you getting the point? Yeah. Yes. Yes, So yes. you have to take care. You have to take care whenever you are using else if chain or else if ladder statement in Go programming language. Now यहाँ पर ये चीज है, लेकिन अगर इसी चीज को आप सिंपल इफ से अगर देखते हैं, अगर हम लोग सिंपल इफ को देखें, तो सिंपल इफ अगर हम यूज करते हैं, जस्ट सी एफएल्स, इसमें भी तो आपका एफएल्स में भी यहाँ से स्टार्ट होगा, बट हाँ यहाँ है एक एग्जांपल देखिए। अगर हम सिंपल इफ लेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसको कंडीशन को डाल दीजिए, ये डिफरेंस समझना है आपको। तो सिंपल इफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो एल्स नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल इफ यूज कर रहे हैं। तो सिंपल इफ आपका जो है यहाँ लिखेंगे a मॉडलो 2 इक्वल टू 1, ये आपका हो गया ऑड के लिए, ऑड प्रिंट होगा। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, let's see, it will work. Now what is the error? Just see here, error is लाइन नंबर 2, बी डिक्लेयर। अच्छा ये तो एरर, कुछ एरर नहीं है, बी डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, तो इसको कमेंट में डाल दीजिए। और ए आपका शॉर्ट डिस्क्राइब किया हुआ है। अगेन सेव नहीं हुआ क्या? Yes, sir. Save कीजिए फिर. तो इट इज ओके, 12 इज इवन नंबर। लेकिन एज लाइक ए इफ एल्स, अगर इफ यू प्लेस दिस इफ आफ्टर दिस वन, देन देयर इज एरर। तो ट्राई टू चेक द डिफरेंस। इफ एल्स या एल्स इफ अगर यूज करते हैं, इफ एल्स में एल्स इज द पार्ट ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, एंड इन एल्स इफ लेटर और एल्स इफ चेन स्टेटमेंट आल्सो, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेवरल इफ। तो यहाँ पर अगर ये बोथ इफ आर सेपरेटली यूज्ड or treated by the compiler. So if you write if after closing of the if, previous if statement, then there is an error. ठीक है ना? Now your program contains error. Clear? दोनों में डिफरेंस इसलिए कि वहां शुरू कर दिए, तो ये जो if यूज हो रहा है ये सेपरेटली यूज हो रहा है, यानी कि you are checking condition separately. But in case of nested if or in case of else if chain, you are checking several conditions simultaneously, one after another. So I think that is difference is clear to you.
So whenever you are using simple if statement, just take care this one. And whenever you are using else if later, because you can use simple if also to perform the same operation. आप जो पहले अभी हम लोग लिखे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को सिंपल इफ से भी लिख सकते हैं ना. तो सिंपल इफ से अगर लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, हर बार कंडीशन चेक होगा. अगर इसी प्रोग्राम को हम सेव एज कर लेते हैं, ठीक है, 16.go. नाउ अगर हम इसको सिंपल इफ से लिखेंगे तो हमको यही चीज करना पड़ेगा, हर कंडीशंस को लिखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना. तो क्या ये आपका काम करेगा? यहां पर आपको इफ लिखना पड़ेगा यूनिट ग्रेटर देन 250. नाउ अब ये सिंपल इफ जब लिख रहे हैं तो दिस इज नॉट अ पार्ट फर्स्ट, ये सेकेंड इफ इज नॉट रिलेटेड विद द फर्स्ट, तो ये इंडिविजुअली चेक होगा. तो इसको कैसे लिखना है समझ में आ रहा है ना? इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है. इसको जहां पर आपका एंड हो रहा है पहला इफ, वहां नहीं लिखना है. नाउ इट विल वर्क और नॉट? यस सर, वर्क करेगा. अर्लियर हाँ, पहले नहीं करता, अब कर सकता है, अब करेगा. तो वी जस्ट चेक द लास्ट वन को चेक कर लेते हैं. 270 अगर है, जी ओके. यस सर. Yes, sir. You can also use simple if, but if you do not want to use simple if, then you have another options, else if as well as particular else if ladder statement. Now दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. सिंपल इफ लेंगे तब कैसे होगा, और इफ एल्स लेंगे, एल्स इफ ladder लेंगे तब कैसे होगा? यस सर, स्क्रीनशॉट ले ले उसका प्रोग्राम का सर. कौन सा प्रोग्राम का? जो भी बताए, इफ, सिंपल इफ. ले लीजिए. हो गया? आप उसका भी ले सकते हैं. ये हो गया? यस सर. इसका भी ले सकते हैं. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Now, next, after simple if or else statement, next we have to discuss a switch statement. तो आपने सी में यूज किया होगा स्विच स्टेटमेंट. Yes, sir. What is the use of switch statement? Anyone? सर इसका टेस्ट वैल्यू वेरिएबल को टेस्ट कर चेक करने के लिए. हाँ, बेसिकली आगे अभी आप एक पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं ना पेपर? यस सर. हाँ, तो Yes, sir. नॉर्मली स्विच स्टेटमेंट का इसमें बहुत ज्यादा यूज है. जब आप डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर हम लोग बेसिकली लिखते हैं किस तरह का प्रोग्राम? मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम? एनीवन? नहीं मालूम सर. अच्छा, मेनू का मतलब तो मालूम होगा. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू आपको दिया जाता है. यस सर. That menu contains the list of recipe, list of product or list of item. हाँ, and you are going to select a particular item from that menu. Is it okay? यस सर. तो
there is also provision to make a menu driven program. Then what types of functionality it contains? It contains the overall functionality related to the particular structure or objective. Like if you are writing program for a stack, right now अभी आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो क्या कर रहे हैं? You are writing program in a discrete manner, module manner. You are writing program factorial somewhere. You are writing program like variable आप अगर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में तो क्या करते हैं? M, N, P, Q ये सेवरल वेरिएबल लेते हैं और इससे बचने के लिए क्या ले लेते हैं? एक एरे ले लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सब का सेपरेट मेमोरी स्पेस डिफरेंट एड्रेस बेस एड्रेस के साथ एलोकेट होगा, डेटा वहां पर एलोकेट होगा, लेकिन एरे का जो बेस एड्रेस है से बाकी जितना एलिमेंट है वो कनेक्टेड होगा। तो इसका एडवांटेज किसका एडवांटेज है? इस सेवरल वेरिएबल को लेने से का एडवांटेज है या सिंगल एरे को लेने से एडवांटेज है? सिंगल एरे को लेकर सर। किस तरह का एडवांटेज है सर? उसमें सारा प्रोग्राम इंक्लूड रहेगा। हाँ, यानी डेटा और एलिमेंट से रिलेटेड व्हाट एवर ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म यू विल परफॉर्म ऑन द सेट ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द सेम एंड. In this case your data is available on different end, so you have to check out each and every data individually on, ठीक है ना? But in case of array, once you take the loop, then you can check the entire element available on the several index position in the specific array. तो array के अंदर जितने भी element है, you can check one by one by using the index in a loop statement. Is it okay? Yes sir. तो ये इसका एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसा भी समझ में आएगा कि अगर आप स्टैक के लिए कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो स्टैक में आपका जो है वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा होगा। स्टैक अभी नहीं पढ़ाया हुआ ना? नो सर। नो सर। तो सिंपली आप इतना समझ लीजिए, स्टैक हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़े हैं ना, स्टैक का मतलब क्या होता है। उस पॉप भी आपको पता है, पीप एक नया चीज आ गया। तो बेसिकली Why I discuss this thing, ये कंसेप्ट स्विच स्टेटमेंट का यूज क्या है ये समझ में आना जरूरी है। स्विच स्टेटमेंट केवल केस है ऐसा नहीं है। अब स्विच स्टेटमेंट का आप मैक्सिमम यूज करेंगे सी लैंग्वेज में, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। तो पुश एक्चुअली क्या है? पुश का मतलब होता है टू इंसर्ट। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे, व्हाई यू आर स्टडीइंग डेटा स्ट्रक्चर? टू अरेंज data in a specific form, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना। जैसे रियल लाइफ में बोलते हैं प्लीज मेंटेन अ क्यू, दैट क्यू इज व्हाट? दैट क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच certain principle is followed. What is the principle? FIFO, first in first out, and that principle is the main objective of that structure. स्टैक का लिफो प्रिंसिपल है। तो पुश टू इंसर्ट द डेटा टू द स्टैक, पॉप टू डिलीट डेटा, टू इंसर्ट डेटा, टू डिलीट डेटा, एंड व्हाट इज पीप? टू डिस्प्ले डेटा। So whenever you are going to perform any operation on this stack data structure, then number of times you are going to perform push operation as well as pop operation. करेंगे ना? तो क्या आप चाहेंगे कि आपका एक प्रोग्राम पुश के लिए अलग लिखें, स्टैक के लिए, पॉप के लिए एक अलग लिखें, पिप के लिए अलग? और पिप का मतलब हुआ कि whatever changing occurred due to this two operation, push and pop, ठीक है ना? Whenever you want to see the effect on the list, you just call this pip operation, यानी pip फंक्शन को आप कॉल करेंगे। तो आप चाहेंगे ना कि आपके एक ही प्रोग्राम में ये सारे फंक्शन रहें, आप कॉन्टैक्ट स्विचिंग करें, आप जिस तरह का चॉइस डालेंगे, यूजर जो चाहेगा जब चाहेगा डिस्प्ले करके स्टैक के स्टेटस को देख सके, स्टैक में जब डेटा को इंसर्ट करना हो पुश ऑपरेशन को कॉल कर सके, जब किसी डेटा को डिलीट करना हो पॉप को कॉल कर सके। तो आप चाहेंगे ना कि एक ही प्रोग्राम में ये सारा चीज हो आपका? Yes sir. So for that we use the switch statement, and that is the concept of menu driven program. You can also write a menu driven program, simple menu driven program to obtain like आपको एक प्रोग्राम लिखना है, सेवरल प्रोग्राम को जोड़ दो, एक प्रोग्राम लिखो। सी लैंग्वेज में किए होगे पता नहीं है,
बट यू कैन राइट इन दिस मैनर। सपोज सिंपल सोचो कि आपका प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, योर ऑब्जेक्टिव इज, सिंपल सोच लीजिए, टू ऐड टू नंबर। आप एडवांस करिएगा, सिंपल सोचिए। हमने एक प्रोग्राम अलग लिखा है ऐड 2 नंबर को जोड़ने का, हमने एक प्रोग्राम लिखा है टू चेक नंबर इज इवन और ऑड, ये एक अलग प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल ले सकते हैं सर्किल, ठीक है। ऐसा जितना भी प्रोग्राम आप इंडिविजुअली लिखे हैं सी लैंग्वेज में, just make it a menu driven program, make a single program by using switch statement and यूजर को एक प्रिविलेज दे दीजिए कि वो जिस तरह का प्रोग्राम चेक करना चाहे वो उसको चेक कर दे। आपका प्रोग्राम जो है उस चीज को चेक करके बता दे। यूजर को चेक करना है, जैसे आप कैसे किसी तरह का आपको, जैसे आपके पास कोई यूनिट नहीं है मेजरमेंट का कि 1 फीट में कितना इंच होता है, तुरंत गूगल में सर्च करते हैं 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंच एंड यू विल गेट द आंसर। तो इन द सेम मैनर your program, in your program there is a list of menu, and after reading that menu anyone can read the instructions. You can design a game also in by using this menu driven program, any types of game in C language. So that menu contains the details, and after reading, आप जब बना रहे होंगे मेनू तो उसको ऐसे इमेजिन करिए कि आप रेस्टोरेंट में मेनू को देख रहे हैं और वहां से ऑर्डर प्लेस करना है आपको। यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दैट लिस्ट, बिकॉज अगर 200 उसमें आइटम होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट ऑल 200 आइटम्स, ठीक है ना, उसमें से कोई सेलेक्टिव आप करेंगे। तो यूजर्स को प्रिविलेज देंगे आप कि वो जिस तरह का प्रॉब्लम को चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस? हाँ, तो ये चीज आप सी में कर लिए किए हैं कि नहीं? सी में सी में किए हैं ना? हाँ, तो वो जो किए थे वहां पर अभी जो हम लिख रहे हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें है कि हम किसी एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारा ऑपरेशंस को चेक कर रहे हैं, स्टैक का या क्यू को या लिंक लिस्ट को के जो भी ऑपरेशन है उसको एक ही प्रोग्राम में चेक कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अभी क्या है, आप जब सी में प्रोग्राम लिखे होंगे तो यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड यू आर जस्ट यूजिंग दैट ऑब्जेक्टिव इन अ सिंगल प्रोग्राम। यू वांट टू एग्जीक्यूट all objective through single program by using switch statement. So what is the use of switch statement? As like if else and nested if and else if chain. Now through switch statement also we can check multiple conditions of in our program. तो आप बोल सकते हैं कि ये else if ladder statement का अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है ना? Yes sir, yes. हाँ, तो यू जस्ट मेंशन हियर इन गो, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ये जस्ट लाइक अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे यूज होता है। तो इन गो स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स one statement from multiple conditions, and it is similar to if else if chain statement और लेटर स्टेटमेंट। तो जैसे वहां पर सेवरल कंडीशंस था, डाल दे गए, जो कंडीशन ट्रू हुआ उसके हिसाब से। तो व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर इफ? तो वट एवर सिंटेक्स यू आर यूजिंग इन सी लैंग्वेज सेम सिंटेक्स इज यूज्ड हियर आल्सो। तो जैसे हम लोग यहाँ कंडीशन के लिए पैरेंथेसिस नहीं लेते हैं तो वहां पर भी जो चॉइस होगा उसके लिए पैरेंथेसिस नहीं लेंगे। तो वी जस्ट यूज सपोज स्विच चॉइस, तो चॉइस डायरेक्टली यहाँ मेंशन होगा। चॉइस आप यूजर से इनपुट कराएंगे एंड देन आफ्टर राइटिंग चॉइस इमीडिएटली स्टार्ट द ओपनिंग ब्रैस, एंड वहां क्या रहता था? केस वैल्यू रहता था। तो यहाँ पर भी केस वैल्यू 1 कोलोन, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, सपोज स्टेटमेंट 1, देन केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2, यहाँ सेमीकोलन कहीं देते नहीं है, ठीक है ना। और
जैसे केस वैल्यू 1 2 के बाद जहां भी आपको बंद करना होता तो क्या लिखते थे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट भी वैसा ही लिखा जाएगा, स्टेटमेंट 3, एंड देन फाइनली यू क्लोज द स्विच स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पर एक और चेंजिंग क्या है, we are not going to use break statement as like C programming language. Here we do not use break statement. तो break actually क्या काम करता है, केस वैल्यू 1 अगर हम सेलेक्ट किए तो 2 में नहीं चला जाए, या सारे कंडीशन को अगर 5-6 केस है सब में नहीं चला जाए तो वो ब्रेक कर देता है। लेकिन Yes, sir. हाँ, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज लाइक सेमीकोलन ऑटोमेटिकली हाँ सर, हाँ तो यहाँ पर क्या है कि एज लाइक सेमीकोलन इज ऑटोमेटिकली एडजस्टिफाई बाय द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ब्रेक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट ब्रेक स्टेटमेंट रिलेटेड फंक्शन। तो ब्रेक से रिलेटेड जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है आपका कौन, गो कंपाइलर। तो यहाँ पर एक कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, फॉल थ्रू। जब हम लोग कीवर्ड डिस्कस कर रहे थे तो ये फॉल थ्रू का काम वही है। तो अगर आपको सारे एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली यू हैव टू राइट फॉल थ्रू एंड पर्टिकुलर। जहां भी फॉल थ्रू लिखेंगे तो जहां जहां फॉल थ्रू लिखेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सारे लाइन को वो कवर अप करेगा। यानी केस 1 कोई सिलेक्ट करेगा तो 2 3 4 अप टू सारा केसेस वो वहां चेक कर लेगा। तो अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको जब आप इसको किसी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे सिंपली अगर यहाँ हम कर रहे हैं टू ऐड टू नंबर, तो हम ऐसा चॉइस बना देंगे, सपोज ये 1 2 3, तो एक मेनू बना देंगे टू ऐड, एक मेनू बना देंगे टू चेक, फॉर, इवन और ऑड। अब यूजर के लिए है। तीसरा हम ये बना देंगे टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। जैसे आप स्टैक का प्रोग्राम लिखते होंगे, लिंक लिस्ट का लिखते होंगे, तो उसमें मेनू बनाएंगे क्या, अब यूजर को बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। यू वांट टू पुश, यानी टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन प्रेस दिस वन, टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन प्रेस 1 2 3, जो भी आप ऑप्शन बनाए, टू डिस्प्ले और ट्रैवर्स द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक प्रेस 3। तो ऐसा आप मेनू बना देंगे ताकि इसको पढ़ के यूजर उसी हिसाब से चॉइस को एंट्री करेगा। देन ठीक है ना, यूजर entered their choice। तो यूजर को इंटर करने के लिए यहाँ पर मैसेज एक देंगे आप, प्रिंटफ या जो भी प्रिंटलन, और यूजर मैसेज देने के बाद आप इनपुट के लिए उसको देंगे ऑप्शन जिसके थ्रू वो चॉइस को इनपुट करेगा। अब केस वैल्यू आपका अगर इंटीजर है, क्योंकि 1 2 3 लिखे हैं, कैरेक्टर भी हो सकता है, तो अगर कैरेक्टर होगा तो चॉइस का आपका डेटा टाइप उसके बेसिस पर होगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के बेसिस पर आपका यूजर इनपुट होगा। यूजर इनपुट जैसे ही होगा उसके बाद आफ्टर यूजर इनपुट, आफ्टर यूजर इनपुट ये प्रोग्राम लिख सकते हैं ना, इसको लिख देंगे स्विच, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी यूजर का जैसे चॉइस वेरिएबल है तो चॉइस ही लिखेंगे, CH शॉर्ट में भी लिख सकते हैं चॉइस के लिए CH वेरिएबल। देन यहाँ पर लिखेंगे केस 1। तो केस 1 में आपको करना क्या है, आपको 2 नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले fmt डॉट printf
यहाँ पर जैसे सी में लिखते थे इंटर टू नंबर, ठीक है ना, तो इंटर टू नंबर, तो यहाँ पर fmt डॉट स्कैन और यहाँ पर %a %b डायरेक्ट ले लिए। तो अब ये ए बी आपको इनपुट लेना होगा, इनपुट आप लेके रखेंगे पहले, ये दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इनपुट करने के बाद यहीं पर प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंटफ, ठीक है ना, सम सिंपल लिख दो, सम इज इक्वल टू परसेंटेज, अगर डी है तो डी ए प्लस बी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो सेम वे में केस, अब यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लिखना है आपका, जहां लाइन कंप्लीट हुआ जैसे ही केस 2 में गए आपका ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको ब्रेक कर देगा। तो अब दूसरा केस के लिए, इवन और ऑड के लिए हम लोग अभी प्रोग्राम लिखे थे, उस कोड को आप केस 2 में डाल दीजिए, केस 3 में आप डाल दीजिए एरिया ऑफ सर्किल, और डिफॉल्ट में डाल दीजिए कोई भी रॉन्ग चॉइस या कोई भी, जैसे आप सी में लेते थे। तो ये जब तक हम इसमें लूप, नेक्स्ट हम डिस्कस द लूपिंग, ठीक है ना, गो लूप स्टेटमेंट। तो जब लूपिंग लेंगे तो हम इसको कंटिन्यूअसली कर पाएंगे जैसे सी में करते हैं, और अभी हम विदाउट अगर लूप यूज करेंगे तो एट ए टाइम कोई एक केस को हम चेक कर पाएंगे। इज इट ओके? यस सर। तो टुडे आई जस्ट गिव यू दिस असाइनमेंट एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट क्लास यू जस्ट कंप्लीट दिस वन। हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ट्राई टू राइट। अब ये आपका कंप्लीट नहीं है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये प्रोग्राम भी नहीं है। मेनू कैसे बनाना है वो मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। मेनू आपको यूजर को दिखना चाहिए, मेनू देखेगा यूजर, तभी उसके बाद वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि 1 2 3 में क्या करना है। और एक बार जब इनपुट लेगा चॉइस, तो फिर उसके हिसाब से केस 1 2 3 जिसको वो चॉइस डाला होगा उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। अगर केस 1 2 3 के अलावा कुछ वैल्यू डाल देगा तो वहां पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका काम करेगा, डिफॉल्ट में जो वैल्यू आप जो मैसेज डालेंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। जी ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर 1 2 के बाद ब्रेक है, उसके बाद फॉल थ्रू लगाते हैं, तो तीनों प्रोग्राम रन करेगा कि सिर्फ 1 2 रन करेगा? अभी ना बताया जी, तीनों प्रोग्राम को रन कराना है तो फॉल थ्रू यूज करेंगे, फॉल थ्रू यूज नहीं करना है अभी। हम लोग क्या यूज करते थे? ब्रेक यूज करते थे ना। यस सर। तो यहाँ ब्रेक नहीं यूज होगा, आप यहाँ से डायरेक्टली केस 2 में चले जाएंगे। अब समझ में आया? यस सर। यहाँ ऑटोमेटिकली ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। अगर फॉल थ्रू यूज कर लेंगे तो ये सारे केसेस आपका रन करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हम चाहते हैं कि आप पहले लिखिए, हम नहीं हो पाएगा तो फिर इसको लिखेंगे प्रोग्राम को, बिकॉज यू ऑलरेडी फेमिलियर इन विद द सी स्विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट। बट अगर नहीं था तो आज मैंने डिस्कस किया मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट को आपको यूज करना होगा। तो आई जस्ट सजेस्ट फर्स्ट टू राइट दिस प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में तो लिख लेंगे ना? यस सर। तो पहले स्विच का स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में लिखिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखिए। एटलीस्ट यहाँ हम 3 दिए हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 15-20 या बहुत सारा प्रोग्राम जो लिखते हैं अलग अलग, लगभग प्रोग्राम को आप एक ही प्रोग्राम में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। एंड इन सी प्लस प्लस ऑल्सो, इन सी प्लस प्लस आई सजेस्ट यू कि अगर क्लास का प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं तो सी का जो भी प्रोग्राम है उसमें सिंगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट को यूज करके उसको इंप्लीमेंट करिए, ठीक है ना। एक के बाद एक उसको एडअप करिए, और जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा, क्लास को अगर नहीं ले यूज कर रहे हैं तो सारा प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में रखिए। हो जाएगा ना? यस सर। हर दिन एक क्या करना है, हर दिन एक मेनू ऐड करना है और उस मेनू का एक केस अपडेट कर देना है। हर दिन एक मेनू ऐड करना है, एक केस को अपडेट कर देना है। अगर सी में प्रोग्राम लिखे होंगे तो कॉपी पेस्ट करते चले जाइएगा, हर दिन एक एक करिएगा। आफ्टर 1 मंथ आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें नंबर ऑफ ऑप्शन जो आप सी में किए हैं वो सारा सी प्लस प्लस में एक ही जगह हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके।